हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले इसकी हम अवधारणा जानेंगे, उसके बाद उद्देश्य देखेंगे और इसकी प्रणालियाँ क्या क्या होती है वो जानेंगे। गुड टैक्स सिस्टम की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वो जानेंगे। टैक्स के प्रकार जानेंगे, टैक्स से संबंधित क्या क्या शब्दावली होती है उसके बारे में जानेंगे और भारतीय कर व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। टैक्स की परिभाषा क्या होती है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो किसी व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा में अदा किया जाता है, वो टैक्स कहलाता है। टैक्स की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? टैक्स अदा करना कानूनी रूप से बाध्य तथा सरकार के पास कर वसूलने का कानूनी अधिकार होता है। करदाताओं को प्रतिपल में किसी सरकारी सुविधा से लाभान्वित होने का अधिकार नहीं मिलता है। कर लगाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? आय का पुनर्वितरण करना पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आय का पुनर्वितरण करना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है ना। ठीक है, जैसे ए की आय है 4 लाख, है ना, बी की आय है 2.4 मतलब 2.4 लाख, है ना। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 1.6 लाख का अंतर है। ठीक है, ये अगर टैक्स 40,000 देता है और ये 0 देता है तो इसके बाद इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 1.2 लाख का, है ना। तो इसमें आय समानता को कम करना भी टैक्स का एक उद्देश्य होता है। उपभोग के स्तर पर सेवाओं को पुनर्वितरण, सरकार द्वारा टैक्स एकत्रित करके उन लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है जिनकी आय कम है, अर्थात समाज का वो वर्ग जो मूलभूत सेवाओं का उपभोग करने में सक्षम नहीं है, उन्हें टैक्स की राशि के माध्यम से आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। कराधान के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जो टैक्स के सिद्धांत होते हैं, टैक्सेशन के सिद्धांत, इस सिद्धांतों का प्रयोग करके कर की दर का निर्धारण एवं कर लगाने की तार्किकता का निर्धारण किया जाता है तथा इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही किसी देश की कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। अर्थात अच्छी कर प्रणाली में इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एडम स्मिथ ने कराधान से संबंधित निम्नलिखित 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। कौन कौन से? पहला है समता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली आर्थिक न्याय के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात समान आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए कर का भार एक समान होना चाहिए। दूसरा है निश्चितता का सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार कर से संबंधित निम्न बातों की जानकारी करदाता को पूर्व में ही निश्चित रूप से पता होनी चाहिए, है ना। जैसे क्या क्या कर की राशि कितनी, भुगतान का स्वरूप कैसा होगा, कर का वास्तविक भार किस व्यक्ति पर और कब पड़ेगा, इस तरह से निश्चितता का सिद्धांत होता है। तीसरा है सुविधा का सिद्धांत। इसके अनुसार कर प्रणाली सुविधाजनक होनी चाहिए, अर्थात कर अदा करने में करदाता को प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चौथा है मितव्ययता का सिद्धांत। इसके अनुसार कर प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि कर वसूलने की संभावित लागत न्यूनतम हो तथा ये हमेशा कर संग्रह की राशि से कम हो। इस प्रकार न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम कर एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कराधान की प्रणालियाँ। कराधान की प्रणालियाँ कौन कौन सी? पहला है प्रगतिशील कर प्रणाली। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ साथ सरकार द्वारा कर की दर में भी वृद्धि की जाती है। प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाती है ये। इसका वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक होता है। इस प्रणाली का उद्देश्य आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता में कमी करना होता है। यद्यपि इस प्रणाली में कर अपवंचन, है ना, टैक्स इवेजन की संभावना भी रहती है ना। दूसरा है प्रतिगामी कर व्यवस्था। इस प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी आती है। परिणाम स्वरूप कर का वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक होता है। परिणाम स्वरूप ये कर लोगों को अधिक आय अर्जित करने को प्रेरित करता है। कौन सा? प्रतिगामी कर व्यवस्था। ठीक है। तीसरा है आनुपातिक कर व्यवस्था। इस प्रणाली के अंतर्गत कर की दर आय के परिवर्तन के प्रति तटस्थ होती है ना, अर्थात आय में परिवर्तन के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार आय के प्रत्येक स्तर पर एक समान कर की दर का प्रयोग किया जाता है।
सामान्यतः आनुपातिक कर प्रणाली का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, अर्थात इसे प्रगतिशील या प्रतिगामी के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ फॉर वर्क, है ना, लॉ फॉर कर्व, है ना, जिसे वक्र भी कहते हैं। इसके अनुसार कर की मात्रा में इसके अनुसार कर की दर में वृद्धि से सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होती है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर में वृद्धि से सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी आने लगती है, अर्थात उच्च कर दर कर अपवंचन को बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप काले धन का संचय बढ़ने लगता है ना। एक लिमिट के बाद टैक्स कलेक्शन कम होने लगता है। देखो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कर राजस्व प्राप्त होगा, इसके बाद है ना अगर अब कम होने लगता है फिर यहाँ से टैक्स रेट, है ना। अब देखते हैं हम अच्छी कर प्रणालियों की विशेषता है। पहला है कर उत्प्लावकता, टैक्स बोयंसी। यह व्यवस्था कर आधार में विस्तार के कारण राजस्व प्राप्ति में वृद्धि को दर्शाती है, अर्थात यदि उत्पादन में वृद्धि से कर राजस्व में वृद्धि होती है तो यह कहा जाएगा कि कर व्यवस्था में उत्प्लावकता विद्यमान है, परंतु ऐसा न होने पर इसे कर उत्प्लावकता में कमी कहा जाएगा। कर उत्प्लावकता में वृद्धि के लिए कर अपवंचन पर नियंत्रण आवश्यक है। कर की लोच, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। ये कर की दर में परिवर्तन और राजस्व संग्रह में परिवर्तन का अनुपात है। जब कर राजस्व में वृद्धि अन्य कारणों में विस्तार के अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त हो तो इसे कर की लोच कहते हैं। कर की लोच सरकार को कर की दर में वृद्धि का अवसर देती है ना। टैक्स के प्रकार कितने होते हैं? टैक्स दो प्रकार के होते हैं, टैक्स आरोपित करने के आधार पर और टैक्स के प्रभाव के आरोप पर। आरोपित करने के आधार पर विशिष्ट कर और दूसरा होता है मूल्यानुसार कर। टैक्स के प्रभाव के आधार पर डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर। तो विशिष्ट कर क्या होता है? वे कर जिन्हें वस्तुओं की इकाई और परिमाण के आधार पर अदा किया जाता है विशिष्ट कर कहलाता है। मूल्यानुसार क्या होता है? वो कर जिसे वस्तु के मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। सामान्यतः आयात निर्यात पर लगाया जाता है मूल्यानुसार कर। व्यक्तिगत करारोपण और उसके प्रभाव के आधार पर कर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वो कर जिसके अंतर्गत कराघात और करापात एक ही इकाई पर उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर वो कानूनी रूप से लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसका भुगतान सीमित लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी प्राप्तियों का अनुमान लगाना सरल होता है ना। तो ये प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वो कर जिसमें कराघात और करापात अलग अलग इकाइयों पर सृजित होता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसका प्रारंभिक भार जिस इकाई पर उत्पन्न होता है, कर का अंतिम भार भी उसी इकाई पर वहन किया जाएगा। ये आवश्यक नहीं है ना, ये बात आवश्यक नहीं है कि जो प्रारंभिक रहता है वो अंत पे भी उसी को ही टैक्स मिले, मतलब टैक्स का भार लगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात ये हस्तांतरणीय है। ये वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किया जाता है, अतः इनकी प्राप्तियों का अनुमान लगाना कठिन होता है। अब प्रत्यक्ष कर के गुण और दोष क्या होंगे? गुण क्या होगा? आर्थिक न्याय के अनुकूल होता है, कर संग्रह का अनुमान लगाना सरल होता है, आर्थिक असमानता में कमी आती है और लोचदार कर व्यवस्था होती है। दोष क्या है? सीमित कर आधार होता है, जागरूकता का अभाव रहता है, कर अपवंचन की संभावना बढ़ जाती है, कर विवर्तन की संभावना नहीं होती है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इसके गुण दोष: संसाधनों के आवंटन में सहायक होता है ना, ये गुण है। कम कष्टदायक होता है, विस्तृत कराधार होता है, भुगतान करना सुविधाजनक होता है। दोष क्या क्या कहलाएंगे इसके? प्रतिगामी प्रभाव रहता है, कर संग्रह का अनुमान लगाना कठिन होता है, मुद्रास्फीति का कारण बनता है, कर वसूलने की प्रशासनिक लागत अधिक होती है। अब कर से संबंधित शब्दावलियाँ जैसे कराघात और करापात। कराघात कर का तात्कालिक भार है ना। कराघात कर का तात्कालिक भार है, अर्थात ये कर के अंतिम भार को प्रकट नहीं करता है ना। कराघात का अनुभव वह व्यक्ति करता है जिससे कर का संग्रह किया जाता है। करापात का तात्पर्य कर भार से होता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा कर का अंतिम भार वहन करना ही करापात कहलाता है।
कर आधार क्या होता है? टैक्स बेस। ये किसी मत पर लगाए गए कर की वो कानूनी व्यवस्था है, एक वो कानूनी व्याख्या है जिसके आधार पर करदाता की कर देयताएं अनुमानित और निर्धारित की जाती है। एक ही वस्तु के कई कर आधार हो सकते हैं, जैसे आयकर का आधार करदाता की कानूनी रूप से परिभाषित आय। कर अपवंचन क्या होता है? यदि आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता के द्वारा कर अदा न किया जाए अथवा उसके द्वारा आयकर विभाग को गलत जानकारी देकर कर देयता से बचने का प्रयास किया जाए तो इस प्रक्रिया को कर अपवंचन कहते हैं। ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय कर प्रणाली क्या है? भारत की संघीय प्रणाली में सरकार के तीनों स्तर पर कराधान के प्रावधान किए गए, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को कर लगाने की विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान का अनुच्छेद 265 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित और संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल किए गए विषयों पर कर लगाने का अधिकार है तथा राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय कर व्यवस्था में प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत अधोगामी कर प्रणाली अपनाई गई है, जो प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। अब हम जानेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कुल वार्षिक आय पर, कृषि आय को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आयकर अधिरोपित किया जाता है। किसी व्यक्ति को आय के निम्नलिखित स्रोत हो सकते हैं। क्या क्या? पहला वेतन, दूसरा व्यवसाय से आय, तीसरा ब्याज की प्राप्ति, चौथा मकान से किराया, पांचवा अन्य स्रोतों से। उपरोक्त सभी स्रोतों के आधार पर कुल वार्षिक आय पर कर की गणना की जाती है ना। निगम कर देखते हैं सबसे पहले। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों की वार्षिक आय पर निगम कर आरोपित किया जाता है। वार्षिक आय का तात्पर्य कंपनी की वार्षिक स्रोतों से प्राप्त निव्वल आय है। कंपनियों की आय पर पृथक रूप से कर लगाने का उद्देश्य यह है कि कंपनी एक स्वतंत्र इकाई तथा इसका किसी व्यक्ति से अलग अस्तित्व नहीं है। पूंजी लाभ कर क्या होता है? जब किसी प्रतिभूति, शेयर या अचल परिसंपत्ति को क्रय लागत से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं तथा इस पर अधिरोपित किए जाने वाले कर को पूंजी लाभ कर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अल्पकालिक पूंजी लाभ कर और दूसरा दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर। विभिन्न परिसंपत्तियों के संदर्भ में अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवधियों का तात्पर्य अलग अलग होता है तथा उस पर अधिरोपित की जाने वाली कर की दर भी अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर पर अल्पकालिक पूंजी लाभ कर 12 माह से पहले का लाभ रहता है। दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर पर 12 महीने के बाद 0% रहता है ना। 12 माह से पहले का लाभ 15% के आसपास रहता है। ऐसे अचल संपत्तियों पर रहता है और अन्य पर भी रहता है। ठीक है। अचल संपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजी लाभ कर 30% होता है 24 माह से पहले अगर हो, और दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर क्या होता है? अचल संपत्तियों पर 24 महीने से अधिक है तो 20% होता है, और कोई अन्य होगी तो 36 महीने से पहले उस पर 15% लगेगा और 36 महीने के बाद 20% लगेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि लोकतंत्र सरकार और नागरिकों के मध्य एक संविधा है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जब कोई कंपनी अपने बुक प्रॉफिट को सरकार द्वारा अनुमति दिए गए स्थानों पर निवेश कर दे तो उस कंपनी की कर देयताएं शून्य हो जाती है। ऐसी कंपनी को जीरो टैक्स कंपनी कहते हैं। इस कंपनी द्वारा कभी कभी अपनी कर देयताओं को कम करने के लिए नियमों का दुरुपयोग भी किया जाता है। अतः सरकार ने राजस्व संग्रह की हानि को न्यूनतम करने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर का प्रावधान किया है, जिसके अनुसार कंपनी को अपने बुक प्रॉफिट का एक न्यूनतम निर्धारित हिस्सा, है ना, टैक्स के रूप में अदा करना होगा। इसे मेट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले देखते हैं उत्पाद शुल्क, है ना, एक्साइज ड्यूटी। भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर जिस कर का अधिरोपण
किया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मानव उपभोग के लिए एल्कोहल और मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के विनिर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित किया जाता है। एल्कोहल और मादक पदार्थों के उत्पादन पर राज्य सरकारें राज्य उत्पाद शुल्क अधिरोपित करती है। नेक्स्ट है हमारा सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये वस्तुओं के आयात निर्यात पर अधिरोपित किया जाता है। आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क अधिरोपित किया जाता है। सामान्यतः निर्यात शुल्क शून्य होता है और आयात शुल्क के निम्न उद्देश्य होते हैं। क्या क्या? राजस्व की मात्रा में वृद्धि करना, विदेशी व्यापार का नियमन करना, घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना। अब हम देखेंगे सेवा शुल्क, सर्विस ड्यूटी। ये केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। यह कर किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संदर्भ में लगाया जाता है तथा कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। इसे चेलेया समिति की सिफारिश के आधार पर 1994-95 में लागू किया गया। बाद में 88वें संविधान संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची की संघ सूची में जोड़ दिया गया। यह नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी सूची पर लगाया जाता है। अब हम देंगे केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को वस्तुओं के अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 269 सबक्लोज 3 के अनुसार अंतर्राज्यीय वस्तुओं के क्रय विक्रय पर नियम बना सकती है। अतः केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अनुसार केंद्रीय बिक्री कर वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर अधिरोपित किया जाता है। यह उत्पत्ति आधारित कर है क्योंकि इसकी राशि उत्पादक राज्य को प्राप्त होती है। मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर राज्य को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी वस्तु के कुल उत्पादन मूल्य में से आगत की लागत को हटा दिया जाए तो प्राप्त राशि मूल्यवर्धन कहलाती है। मूल्यवर्धन मतलब उत्पादन की कुल लागत माइनस आगत की लागत। उत्पादन के प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन किया जाता है तथा इस पर अधिरोपित किया जाने वाला कर मूल्यवर्धित कर कहलाता है। वेट प्रणाली की शुरुआत फ्रांस में 1954 में हुई थी। भारत में 1976 में गठित एल के झा समिति है ना, परोक्ष कर सुधार के ऊपर बनी थी कि सिफारिश के आधार पर 1986 में सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वेट व्यवस्था को लागू किया है। वेट व्यवस्था में वस्तु के प्रारंभिक उत्पादन से अंतिम बिक्री तक विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले मूल्यवर्धन पर कर की गणना की जाती है। इसलिए इसे मल्टी पॉइंटेड टैक्स सिस्टम, बहुबिंदुीय कर कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादक द्वारा आगत पर अदा किए गए कर को अंत में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ITC। तो ये पूरा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है ना। भारत में वेट का विकास कब से हुआ है ना। सबसे पहले मेन वेट चला था, उत्पाद शुल्क में वेट, फिर मॉडिफाइड वेट आया है ना, फिर सेन वेट आया, सेंट्रल वेट आया है ना, फिर स्टेट वेट आया और फिर GST आया। ठीक। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रभाव किस पे होता है? जैसे उपभोक्ता पे, उत्पादक पे, सरकार पर और टैक्स व्यवस्था में क्या क्या प्रभाव होता है। जैसे उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होता है? क्रय शक्ति में वृद्धि होती, मांग में वृद्धि के कारण जीवन स्तर में सुधार होता है। उत्पादक पर क्या प्रभाव होता है? बिक्री में वृद्धि होती है, व्यापार का विस्तार होता है, लाभ में वृद्धि होती है। सरकार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है? राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होती है, कर व्यवस्था में सुधार के कारण विदेशी निवेश प्रोत्साहित होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी होती है। कर व्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? कैस्केडिंग प्रभाव में कमी आती है, कर आधार में विस्तार होता है, कर अनुपालन लागत में कमी आती है। ठीक है। टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार, अप्रत्यक्ष कर सुधार, वैल्यू एडेड टैक्स से GST हुआ है। प्रत्यक्ष कर सुधार में डायरेक्ट टैक्स कोड आया, ईश्वर कमेटी की बनाई गई और कुछ प्रशासनिक सुधार देखे गए। अब हम GST को अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।